व्हाट्सअप नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सब कैसे हैं? और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी टीजीटी पनेशिया की क्लास नंबर 77। तो इस जो क्लास है, जो ये वाली क्लास है, इस क्लास में हमने ज़्यादातर जो फोकस किया है वो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो आपसे ज़्यादातर गलत होते हैं, हमने उन क्वेश्चंस को इसमें कवर करने की कोशिश की है। तो बस कुछ नहीं, आप ध्यान से सुनते चलना। सबसे पहले देखो बेटा, C4 प्लांट्स के बारे में पूछे कि C4 प्लांट्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो आपका मेज हो गया, शुगर कैन हो गया, जोआर जिसको आप ज्वार बोलते हो। C4 प्लांट में आपका मेज हो गया, शुगर कैन हो गया और ज्वार हो गया। ठीक है। ATP फॉर्मेशन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज टर्म्ड एज, दैट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी कि ATP के निर्माण की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या कहलाती है? फोटोफॉस्फोराइलेशन। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान ATP के निर्माण को फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। कह रहे पहला स्टेबल प्रोडक्ट किसके? कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन में। किसमें? C3 प्लांट में। कितने कार्बन का? 3 कार्बन का। कौन सा होता है? PgAl, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। PgAl, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। तो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इन C3 प्लांट इज 3 कार्बन कंपाउंड, दैट इज PgAl, फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड। प्रश्न संख्या 429 पे आइए। साइटोक्रोम इज एन आयरन कंटेनिंग कंपाउंड रिक्वायर्ड इन बोथ रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। बेटा देखो, जो साइटोक्रोम है ना, वो इलेक्ट्रॉन करियर का काम करता है। साइटोक्रोम किसका काम करता है? इलेक्ट्रॉन करियर का। तो इलेक्ट्रॉन करियर का अगर साइटोक्रोम काम कर रहा है तो दोनों जगह ही इलेक्ट्रॉन को कैरी करना है, चाहे रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो और चाहे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो। ठीक है ना। तो साइटोक्रोम एक आयरन कंटेनिंग कंपाउंड है जो प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन दोनों में इलेक्ट्रॉन के करियर में मदद करता है, या इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, कैरी करने में मदद करता है। लाइट रिएक्शन के बारे में, लाइट रिएक्शन कहाँ चलती है? ग्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और डार्क रिएक्शन कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में। याद होगा ना, जो लाइट रिएक्शन है वो कहाँ चलती है? क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में। और जो डार्क रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, वो कहाँ चलती है? स्ट्रोमा में। देखो, रुबेन और कामिन ने क्या बताया। रुबेन ने कहा ऑक्सीजन इज लिबरेटेड इन फोटोसिंथेसिस बाय फोटोलिसिस ऑफ वाटर। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान, सुनना जरा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान जो ऑक्सीजन निकलकर बाहर आती है, जो ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, वो जल से आती है, जल के विघटन से आती है, बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर। लिसिस माने टूटना, फोटोलिसिस प्रकाश की उपस्थिति में जल के टूटने से जो ऑक्सीजन निकलती है, यही फोटोसिंथेसिस के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन है। ये किसने बताया? रूबेन एंड कामेन ने। अब तो समझ में आ जाना चाहिए, बहुत सिंपल करके बता दिया। अच्छा, एक चीज ये थोड़ा सा ध्यान देना, साफ कर दें थोड़ा सा। अब देखो, कह रहे कि डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण कम हो जाए ड्यू टू हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। देखो बेटा, जैसे आपके पास 100 रुपए हैं और आपको 90 चाहिए थे, तो आपके पास 10 रुपए ज़्यादा है पहले से कि नहीं? तो फिर आपको और चाहिए, आप कहोगे नहीं, अब नहीं, हमारा काम चल गया। यानी कि जब O2 कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण खुद ब खुद धीमे, या उसकी रेट डाउन हो जाएगी, या उसकी दर कम हो जाएगी, आप कह सकते हो, या कम होने लगेगा। ये बताया था वारबर्ग ने। ये किसने बताया था?
वारबर्ग ने, भूलना नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस ड्यू टू हायर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कम होने लगे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का परसेंटेज, ऑक्सीजन की नंबर, ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा है। ये एक तरह से देखा जाए तो रिवर्स इफेक्ट है। अगर आपका उत्पाद ज़्यादा है तो अभिक्रिया धीमे होने लगेगी। तो ये किसने बताया था? वारबर्ग ने बताया था। चलो अब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है उसको देख लेते हैं। 6 CO2 प्लस 12 H2O, ऊपर लाइट नीचे क्लोरोफिल, C6H12O6 ये कार्बोहाइड्रेट हो गया, 6 H2O 6 मॉलिक्यूल हो गए जल के और 6 ऑक्सीजन के। तो हमने क्या क्या प्रोडक्ट लिए फोटोसिंथेसिस के लिए? हमने लिया कार्बन डाइऑक्साइड, हमने लिया जल, हमने लिया प्रकाश, हमने लिया क्लोरोफिल। देयर आर 4 बेसिक थिंग्स, है ना, 4 बेसिक थिंग्स हैं ये, कि अगर इनमें से एक भी कोई कम होगा तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। अब आ जाओ भैया रेस्पिरेशन पर। रेस्पिरेशन में क्या होता है? कैटाबोलिक होता है रेस्पिरेशन। फोटोसिंथेसिस एनाबोलिक प्रोसेस, ऊर्जा का निर्माण होता है। रेस्पिरेशन इज द कैटाबोलिक प्रोसेस, ऊर्जा खत्म होती है, खर्च होती है। तो जो आपने कार्बोहाइड्रेट, जो आपने सबस्ट्रेट बनाया था, समझना बात को, जो आपने कार्बोहाइड्रेट या सबस्ट्रेट बनाया था वो टूटेगा किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो C6H12O6 प्लस 6O2 बराबर 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, 6 पानी के मॉलिक्यूल और 673 किलो कैलोरी ऊर्जा। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितनी एनर्जी रिलीज होती है। मतलब कि ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से रेस्पिरेशन यानी श्वसन के दौरान कितनी ऊर्जा निर्मुक्त होती है? आप बोलोगे 673 किलो कैलोरी। ठीक है, आगे बढ़े। तो ये स्लाइड आपको समझ में आ गई होगी, मेरा अंदाजा है। बहुत इंपॉर्टेंट भी थी और बहुत अच्छे से हमने इसीलिए समझा भी दिया आपको। ये देखना थोड़ा ध्यान से। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस स्ट्रोमा में होती है, हम पहले ही बता चुके। अब जो फोटो रेस्पिरेशन, तो फोटो रेस्पिरेशन में 3 मेंबर हैं या 3 सेल ऑर्गेनेला हैं जो बहुत अच्छे से काम करते हैं या वही काम ही करते हैं। तो बताओ भैया कौन कौन हो गया? क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, CPM, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पैरोक्सिसोम। चाहे आप CMP याद कर लो, चाहे CPM याद कर लो। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पैरोक्सिसोम। 3 सेल ऑर्गेनेली आर इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन। प्रकाशीय श्वसन कहा जाता है इसको। देखो हम बहुत धीमे धीमे पढ़ा रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आपको समझ में आ जाए एक बार में। 3 सेल्स ऑर्गेनेली या 3 सेल ऑर्गेनेलीज आर इन्वॉल्व्ड इन फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज CPM। C बोले तो क्लोरोप्लास्ट, P बोले तो पैरोक्सिसोम, M बोले तो माइटोकॉन्ड्रिया। अब आ जाओ रिएक्शन सेंटर। रिएक्शन सेंटर PS फर्स्ट का होता है P700, P सेकंड का होता है P680। ये तो आपको तैयार रहेगा। रिएक्शन सेंटर फॉर PS फर्स्ट इज P700, रिएक्शन सेंटर फॉर PS फर्स्ट इज P700 और PS सेकंड के लिए P680, P680। ठीक है ना। तो रिएक्शन सेंटर PS फर्स्ट के लिए हो गया P700, P सेकंड के लिए हो गया P680। फोटो रेस्पिरेशन इज ए काइंड ऑफ रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द फोटोसिंथेटिक सेल ओनली। द सबस्ट्रेट ऑफ फोटो रेस्पिरेशन इज ग्लाइकोलेट। थोड़ा ध्यान देना, इसको इंपॉर्टेंट बात है, मिस नहीं होनी चाहिए। फोटो रेस्पिरेशन इज अ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। प्रकाशीय श्वसन एक प्रकार का श्वसन है दैट अकर्स इन फोटोसिंथेटिक सेल, जो कि किन कोशिकाओं में होता है? जहां फोटोसिंथेटिक सेल्स होती हैं, यानी कि ग्रीन सेल्स होती हैं। ठीक है, अच्छी बात है।
तो कह रहे हैं कि सबस्ट्रेट क्या है फोटो रेस्पिरेशन का, आपको बोलना है ग्लाइकोलेट। आपको क्या बोलना है, ग्लाइकोलेट। सबस्ट्रेट किसका, फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट क्या है, ग्लाइकोलेट। फोटो रेस्पिरेशन का सबस्ट्रेट क्या है भैया, ग्लाइकोलेट। अब आ गया, फोटो रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ C3 प्लांट। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बात जो अब आई है सामने, वो ध्यान दीजिए जरा। फोटो रेस्पिरेशन इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C3 प्लांट, इसको नोट कर लो, समझ लो अच्छे से। मतलब फोटो रेस्पिरेशन बेसिकली C3 प्लांट के लिए ही भगवान ने बनाया। फोटो रेस्पिरेशन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है C3 प्लांट के लिए। अब आ जाओ ग्लाइकोलिसिस पे। ग्लाइकोलिसिस को हम लोग EMP पाथवे कहते हैं ना, लेकिन नाम नहीं याद कर पाते बच्चे, तो एम्बडेन मेयरहॉफ पार्नस। अब क्योंकि इन्होंने खोजा था इसलिए EMP पाथवे कहा जाता है, एम्बडेन मेयरहॉफ पार्नस पाथवे। ठीक, चलो अब आ जाओ, पूरी की पूरी प्रोसेस को ध्यान से सुनना बस केवल। ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल लिया जिसको पायरुविक अम्ल में बदला गया। प्रक्रिया कौन सी थी, ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पर हुई, साइटोप्लाज्म में। कहाँ पर हुई, साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को पायरुविक अम्ल में बदला गया। प्रक्रिया कौन सी, ग्लाइकोलिसिस। कहाँ पर हुई, साइटोप्लाज्म में। अब बनाना है, अब चलानी है क्रेब साइकिल। और क्रेब साइकिल कहाँ चलती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो इंटरमीडिएट क्या, एसिटिल को एंजाइम ए, द इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल। द इंटरमीडिएट कंपाउंड ऑफ ग्लाइकोलिसिस एंड क्रेब साइकिल इज एसिटिल को एंजाइम ए। एसिटिल को एंजाइम ए। समझना बात को बहुत ध्यान से बेटा। ग्लाइकोलिसिस हुई कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में। क्रेब साइकिल कहाँ चली, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लूकोज से क्या बना, पायरुविक एसिड। ये पायरुविक एसिड के बाद की जो एक स्टेज आती है, या कह दो लिंक करने वाली स्टेज है, वो है एसिटिल कोएंजाइम ए। और यही एसिटिल कोएंजाइम ए इंटरमीडिएट या लिंक की तरह काम करता है, किसके लिए, क्रेब साइकिल के लिए। अब आज की कक्षा का अंतिम और सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न कि नेट गेन ऑफ ATP ग्लाइकोलिसिस में कितना होता है। आप 8 लगाओगे। अब 8 क्यों लगाओगे, देखो टोटल 10 बनते हैं बेटा। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में कुल मिलाकर 10 ATP का निर्माण होता है, किंतु 2 खर्च हो जाते हैं। देखो अब हम समझा दे रहे हैं, इसीलिए हमने हिंदी में लिखा है ताकि किसी से कोई गलती ना होने पाए। 2 यूज हो जाते हैं, 4 ATP डायरेक्ट बनते हैं। समझते चलना, साफ कर दें पहले थोड़ा सा। सुनना, अब देखो टोटल हमने आपसे क्या बताया कि 10 बनते हैं। एक बात आपने गांठ बांध ली। दूसरी बात, नेट गेन 8 का। नेट गेन 8 का इसलिए क्योंकि 2 जो हैं खर्च हो जाते हैं। तो गेन कितने का हुआ, 8 का। बात समझ में आई कि नहीं। नेट गेन कितने का हुआ, जो खत्म हो गया वो हटाओ, उसके अलावा। तो 8 बने, लेकिन 2 खर्च भी हुए थे, तो माइनस कर दिया, 10 - 2 तो 8 आ गया। अब आप ये पूछो कि बाकी के, अच्छा 4 तो बनते ही हैं, तो ध्यान देना बेटा, 4 तो बनते हैं, तो बाकी के 4 कहाँ से आएंगे, बाकी के 4 यहां से आएंगे। अब देखो, एक समझना, बहुत ध्यान से समझना, कोई गलती नहीं करना इसमें। देखो बेटा, कुल मिलाकर 2 NaDH2 बन रहे हैं। NaDH2 कितने बन रहे हैं, 2। एक NaDH2 का मतलब, समझना बात को, एक NaDH2 का मतलब होता है क्या, 3 ATP। एक NaDH2 का मतलब 3 ATP, तो 2 NaDH2 का मतलब 6 ATP। कितने ATP बने, 6। और 4 ये नीचे देखो हमने लिख ही दिया स्पष्ट,
ये देखो आपको दिख भी रहा होगा, 4 ये बन रहे हैं, तो 6 + 4 = 10, किंतु 2 खर्च हो जाते हैं बराबर 8। बस इससे अच्छा आप कोई नहीं समझा पाएगा। सारी प्रोसेस हमने बता दी, कैसे क्या होता है, कौन सी प्रक्रिया कहाँ पर चलती है, कौन लिंक है, कितने एटीपी बनते हैं, सारी बात हमने यहाँ पर कंपाइल कर दी। इस छोटी सी 1 लाइनर सीरीज़ को कतई हल्के में मत लीजिएगा। ये 1 लाइनर सीरीज़ आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी एग्ज़ाम के दौरान। आप कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आप बायोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, चाहे आप एग्रीकल्चर देने जा रहे हो, टीजीटी देने जा रहे हो, पीजीटी देने जा रहे हो, कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हो, ये आपको सब में मदद करेगा। आई बात समझ में? तो बस ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आज हमने मॉर्निंग में ही जल्दी से एक वीडियो बना के कवर कर दिया ताकि ये सबको शेयर कर सकें। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल, गुड मॉर्निंग।